हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसका लेवल काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। आप लोग को पता होगा सिराजोवा हत्याकांड। इसका तत्कालीन कारण था 1914 से लेकर के 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध चला था। इसी के बीच 1917 ईस्वी में रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, वर्साय की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई। वर्साय की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई, पता होगा। यह क्षति हुई है जर्मनी को। ऑप्शन नंबर ए। वर्साय की संधि कब हुई है, तो डेट याद रखिएगा, 28 जून 1919 को। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 28 जून 1919 को यह संधि की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, अथवा काल के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, यह हो जाएगा रूस में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साम्यवाद एक विचारधारा है जो कि मार्क्स एवं एंगेल्स तथा अन्य दार्शनिक के लेखन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। आप लोग देख सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल्शेविक की क्रांति कब हुआ था, 1917 ईस्वी में। लेनिन कहाँ का था, तो रूस हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, तो पंजा है, हाथ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है। संप्रति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है। संप्रति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजग का। राजग का हो जाएगा। सांप्रतिक केंद्र में संप्रंग यूपीए की सरकार थी, लेकिन वर्तमान में यह राजग की सरकार हो गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है, यह हो जाएगा राजनीतिक दल के। राजनीतिक दल के। इनमें कौन क्षेत्रीय दल है। क्षेत्रीय दल इसमें से कौन सा है, तो हो जाएगा अकाली दल। अकाली दल, जबकि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल ये सब क्षेत्रीय दल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिल इन द ब्लैंक विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज कम एजेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिल करना है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंग्लिश को देख लीजिएगा। फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव बिकम, फिल करना है एट हैंडलिंग माई इमोशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 73वां संविधान संशोधन। कब आया था, तो 1992 ईस्वी में। 73वां संविधान संशोधन 1992। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और ये भी याद रखिएगा, पंचायती राज का जो चर्चा किया गया अनुच्छेद 40 में, जो कि नीति निर्देशक तत्व में आता है। नीति निर्देशक तत्व की बात की जाए तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 4 हो जाएगा। 36 से 51 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था। ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा को नहीं जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1720 से 1740 तक रहे थे। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। लेवल आज का अच्छा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो पता होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का ट्रिक याद रखिएगा, पकानी कोका दुयो दसम। पकानी कोका दुयो दसम। आर्टिकल 52 से स्टार्ट करिएगा। 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का।
नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा का तो कार्यकाल होता ही नहीं है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से राज्यसभा में टोटल सदस्य कितने हैं, तो 250, जिसमें 12 सदस्यों के मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन वर्तमान में 245 राज्यसभा का सीटें हैं। वर्तमान में कितने हैं सदस्य, तो 245। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से अवरोही क्रम सही है। अवरोही क्रम बताना है, घटते क्रम। तो सबसे पहले बाबर आना चाहिए। बाबर के बाद शासक बना था इसका बेटा हुमायूं, और बीच में ही सूरी वंश आ जाता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मुगल वंश की। तो बाबर, हुमायूं, इसका बेटा फिर अकबर के बाद इसका बेटा जहांगीर के बाद शासक बना था इसका बेटा शाहजहां के बाद शासक बना था कौन, यह बना था औरंगजेब। ये सबका जो काल है मुगल काल का बढ़ता हुआ काल बतलाता है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी। इसके बाद उत्तर मुगल कालीन स्टार्ट होता है। आप लोगों को पता होगा बहादुर शाह प्रथम उत्तर मुगल काल का प्रथम शासक बनता है, जबकि टोटल मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। क्लियर, इसका राइट आंसर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर डी। हुमायूं का जो शासनकाल रहता है 2 चरणों में, पता होगा। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु होती है, तो 1530 में ही यह शासक बनता है। 1530 से 1540 तक शासक रहता है। 40 में शासक कौन बन जाता है, तो शेरशाह सूरी कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के द्वारा ही हुमायूं को पराजित कर देता है, और 1540 में शेरशाह सूरी शासक बन जाता है। फिर कमबैक करता है हुमायूं 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद युद्ध के द्वारा ही भारत में फिर से प्रवेश करता है, तो 1555-56 में फिर से शासक बन जाता है। उसके बाद शासक बनता है अकबर। 1556 ईस्वी में अकबर शासक बनता है, और इसकी मृत्यु हो जाती है 1605 ईस्वी में। असीरगढ़ का युद्ध इसका अंतिम युद्ध है, पता होगा। 1605 ईस्वी में शासक कौन बन जाता है, यह बनता है जहांगीर। 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक शासक रहता है। उसके बाद 1627 से शासक बनता है कौन, शाहजहां। 1627 से लेकर के 1656 तक शासक कौन रहता है, यह शाहजहां रहता है। क्लियर, चलिए इसका राइट आंसर तो मिल ही गया होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, हुमायूं के समय ही चित्रकला का विकास प्रारंभ हुआ था। चित्रकला अपना उन्नत पे कहा था, तो जहांगीर के समय काल में, इसीलिए चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। स्थापत्य कला का कहा जाता है शाहजहां के काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, तंबाकू पर प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया था। वही दास प्रथा का अंत किया गया था 1562 ईस्वी में अकबर के द्वारा। तीर्थ कर को समाप्त किया था 1563 ईस्वी में, और जजिया कर को समाप्त किया था 1564 ईस्वी में कौन, अकबर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जजिया कर को पहले किसने लगाया था, तो सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाया था 712 ईस्वी में। अरबी यात्री था मोहम्मद बिन कासिम। 5 लोग पे जजिया कर लगाया था, कौन कौन था, याद रखिएगा। बच्चा, इसी का अपोजिट कर देंगे तो बूढ़ा, विकलांग, औरत महिलाएं और ब्राह्मण। ये 5 लोगों को जजिया कर से मुक्त रखा था। लेकिन ब्राह्मण पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया था। हालांकि बाद में औरंगजेब फिर से इसे स्टार्ट कर देता है। पूर्णतः जजिया कर को समाप्त करता है कौन, यह हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। क्लियर, आप लोग के दिमाग से निकल गया होगा, एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। राज अपहरण नीति की शुरुआत किसने की थी। राज अपहरण नीति की शुरुआत, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की शुरुआत किसने की थी, तो पता होगा किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। और सबसे पहले कब, 1848 ईस्वी में सतारा को हड़पा था। नागपुर को, झांसी को हड़पा था 1853 ईस्वी में, और नागपुर को हड़पा था 1854 ईस्वी में। और याद रखिएगा अवध को कुशासन के आरोप ने हड़पा था, ना कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के अनुसार अवध को कुशासन के आरोप में 1856 ईस्वी में हड़प लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर हो गया होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के समय डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, रेल व्यवस्था चली थी।
रेल की शुरुआत की गई थी 1853 ईस्वी में, बम्बई से थाने की भी चली थी। लॉर्ड हार्डिंग के समय पता ही होगा, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम अगर बात की जाए तो नर बलि प्रथा को समाप्त किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने ही। लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था? तो बंगाल का विभाजन किया गया था, विश्वविद्यालय आयोग लाया गया था। द्वितीय कारखाना अधिनियम किसके समय लाया गया था? तो यह हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। नहीं, द्वितीय कारखाना अधिनियम आया था 1891 ईस्वी में और इस समय शासक था लॉर्ड लैंसडाउन। और प्रथम आया था 1881 ईस्वी में, उस समय शासक था लॉर्ड रिपन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थान लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे है, जो कि कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं। यहाँ की जो सड़कें जो थी सड़क पे ही मुख्य दरवाज़ा खुलता था, बाकी सब जगह ऐसा नहीं था। सभी जगह घर के जो दरवाजे होते थे अपोजिट साइड खुलते थे, लेकिन लोथल का जो घर का दरवाज़ा होता था यह मुख्य द्वार पे खुलता था। ये बातें ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश में। आप लोग को चौहदी याद रखना चाहिए कहाँ तक फैला हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। उत्तर में बात की जाए तो मांडा, जो कि चिनाब नदी, कहाँ? जम्मू कश्मीर। दक्षिण में बात की जाए तो दैमाबाद, जो कि परवरा नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। पूर्व आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी और पश्चिम में फैली हुई थी सूत कांगे डोर तक, जो कि कहाँ है? दास्क नदी के किनारे है, बलूचिस्तान वाले प्रांत में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर बी। और भी बता ही देते हैं, कालीबंगा कहाँ है? तो घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान, काले रंग की चूड़ियाँ होता है। पंजाब में है रोपड़। पंजाब में क्या है? रोपड़ से चावल का साक्ष्य मिला है, चावल का साक्ष्य रोपड़ से भी मिला है और लोथल दोनों जगह से मिला है। सती प्रथा का प्रमाण भी लोथल से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? कौन कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? तो यह हो जाएगा अटलांटिक और प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी। ये भी ध्यान रखिएगा, लोथल की जो खोज की गई थी रंगनाथ रॉ के द्वारा 1957 ईस्वी में। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। अगर गांव की बात की जाए तो सरंगवाला गांव में स्थित है। जो मुझे याद रहेगा, जितना मुझे याद रहेगा मैं आप लोगों को बताते चलूँगी। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है के जन्मदाता कौन है? भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है के जन्मदाता कौन है? यह हो जाएगा के.एम. मुंशी। उस समय तत्कालीन कृषि मंत्री के.एम. मुंशी ही थे। नेक्स्ट है इंग्लिश से चूज द वर्ड विच इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड लेटर। इवोक का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, कॉल बोर्थ। 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइवेट मीटिंग। कॉन्क्लेव का होता है प्राइवेट मीटिंग। सिनोनिम बताना था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। आप लोग को PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युगों में से कौन सा सही है? अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युगों में कौन सा सही है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये कहाँ है? यह तिरुवनंतपुरम में, जो कि सही है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यहाँ पर रॉकेट, प्रक्षेपणयान एवं कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण तथा उनसे संबंधित तकनीकों का विकास किया जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की शुरुआत थम्बा भूमध्यरेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के तौर पर 1962 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी गलत शब्द दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? जुड़वा खनिज एक ही साथ दोनों मिलता है, सीसा और जस्ता। ऑप्शन नंबर बी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने का अर्थ है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। किसने प्रारंभ किया था?
मंगल पांडे ने, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से प्रारंभ हो गया था 1857 की क्रांति 10 मई 1857 और 11 मई को इन्होंने मेरठ के लोगों ने 11 मई 1857 ईस्वी में दिल्ली पर धावा बोल दिया और यहाँ के जो शासक थे मुगल शासक बहादुर शाह जफर उसे ही नेतृत्व प्रदान कर दिया। दिल्ली का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो बहादुर शाह जफर, जिसे गिरफ्तार करके म्यांमार भेज दिया जाता है। म्यांमार के रंगून में इनका मकबरा कहाँ था? तो यह दिल्ली में ही था, लेकिन वो खाली पड़ा हुआ है। इनका जो मकबरा कहाँ है? तो यह रंगून में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसका सैन्य जो नेतृत्व कर रहे थे, सैन्य नेतृत्व यह कर रहे थे बखत खान और इनकी मृत्यु हो गई थी 1862 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को। जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी। नेक्स्ट है, सिजगी क्या है? सिजगी के बारे में पता होगा। सिजगी क्या है? सूर्य और चंद्रमा की समकोणिक स्थिति है। सूर्य और चंद्रमा की समकोणिक स्थिति है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस तरह से होता है। देखिए, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया और पृथ्वी। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये तीनों को जब एक रेखा है इसे क्या कहते हैं? तीनों एक ही सीध में हो तब इसे सिजगी कहते हैं। चाहे इस तरह से हो चाहे इस तरह से हो। निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था? सबसे अच्छा स्रोत देखिए, हर्षवर्धन वंश का अंतिम शासक था। पहले इसकी राजधानी थानेश्वर थी। इसे पुष्यवर्धन वंश भी कहा जाता है, पुष्यभूति वंश कहा जाता है, पुष्यभूति वंश कहा जाता है या फिर वर्धन वंश कहा जाता है। प्रारंभ में इसकी राजधानी थानेश्वर थी, बाद में इसकी राजधानी कन्नौज हो जाती है क्योंकि इनकी बहन राजश्री का विवाह हो जाता है गृहवर्मन से, जो कि कन्नौज के शासक थे। गृहवर्मन की मृत्यु होने के बाद हर्षवर्धन कन्नौज का शासक बनता है, कन्नौज को राजधानी बनाता है और वहीं से शासन संभालता है। और इसके जो दरबारी कवि थे यह थे बाण भट्ट। हर्षचरित्र किसने लिखा है? हर्षचरित्र किसने लिखा है? तो बाण भट्ट ने ही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसके समय में ही, हर्षवर्धन के समय में ही हेन स्वांग भारत आया था, जो कि चीनी यात्री था और इसकी पुस्तक का नाम है सी यू की। हेन स्वांग ने पठन और पाठन का काम किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सब किसकी पुस्तक है? तो यह हो जाएगा हर्षवर्धन की। और हर्षचरित्र और कादम्बरी हो जाएगा बाण भट्ट की। नेक्स्ट है, हरिसेन जो दरबारी कवि था यह किसका था? हरिसेन तो यह समुद्रगुप्त का था। हरिसेन समुद्रगुप्त का था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो बनवाया है हरिसेन ने ही। कलहन, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन है, जिसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? नील नदी के किनारे बसा हुआ है तो नील नदी का देन कहा जाता है मिस्र को। और ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खार्तूम जो यह अफ्रीका के सूडान की राजधानी है। यह किसकी राजधानी है? तो सूडान की राजधानी है। यह उत्तर से विक्टोरिया झील से आती श्वेत नील एवं पश्चिम में इथियोपिया से आती ब्लू नील के संगम पर स्थित है। आप लोग को पता होगा नील नदी दो नदियों से बना है, एक है श्वेत नील और एक कौन सा है? एक है ब्लू नील। ये दोनों के संगम पर स्थित है। दोनों नदियों के संगम को अल मोर्गन कहते हैं। दोनों नदियों के संगम को क्या कहते हैं? तो अल मोर्गन कहते हैं। नेक्स्ट है, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा महासागर हो जाएगा आपका आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित उत्तरी ध्रुवीय महासागर या आर्कटिक महासागर, जिसका विस्तार आर्कटिक उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में है। विश्व के 5 प्रमुख समुद्री महासागरों में यह सबसे छोटा और उथला महासागर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। नीचे दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। पुरुष एवं स्त्री के जोड़ा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दंपत्ति। क्या कहते हैं? दंपत्ति कहते हैं। प्रेमी प्रेमिका को जुगल कहते हैं।
निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? मैंने आप लोग को बिहार पुलिस का टॉपिक बताया है, वो वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया कि क्रिया से भी क्वेश्चन आता है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? क्या हो जाएगा? गेहूँ पीस रहा है। गेहूँ पीस रहा है, यह अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार का फल कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। या फिर कह सकते हैं जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है मैथ से, और इसे आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। मैं आप लोग को आंसर टिक कर देती हूँ। राइट आंसर हो जाएगा 32 का 1, 33 का हो जाएगा, देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिएगा। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 36 का होगा बी। 37 का बी। 38 ऑप्शन नंबर बी। 39 ऑप्शन नंबर ए। ऐसे मैं आप लोगों को पीडीएफ तो दे ही दूंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। पिछले वाला पीडीएफ नहीं अपलोड किया गया है, उसे भी मैं अपलोड करवा दूंगी। 40 का हो जाएगा डी। 41 का हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृग तृष्ण बनने का कारण है। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? यह हो जाएगा पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई आपतित किरण दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर इस प्रकार आपतित हो कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, तो इस अवस्था में परिवर्तन किरण पुनः सघन माध्यम से लौट जाती है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कहते हैं, जैसे कि हीरे की चमकना, मृग तृष्णा आदि का बनना। ब्लीचिंग पाउडर होता है और सिक्का ये सब को उठा हुआ, जैसे पानी में सिक्का को उठा हुआ दिखना या फिर छड़ी को उठा हुआ प्रतीत करना, यह सब अपवर्तन का उदाहरण है। ब्लीचिंग पाउडर होता है, यह होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? यह हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन, इसका रासायनिक सूत्र होता है C4H10। और नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ क्या कहलाता है? तो LPG कहलाता है। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। इसके प्रकाश का रंग निश्चित किससे किया जाता है? तो पता होगा तरंग दैर्ध्य के द्वारा। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? सूर्य में हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है? तो हीलियम में होता है। सर्वाधिक जो गैस पाई जाती है हाइड्रोजन ही। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? या दूध से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का, विटामिन डी का, विटामिन ई और विटामिन के, ये सब का रासायनिक नाम बताना है। विटामिन ए का नाम हो जाएगा रेटिनॉल, हालांकि मैंने स्टैटिक में करवाया है रेटिनॉल। विटामिन बी का हो जाएगा थायमीन। विटामिन सी का हो जाएगा विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का क्या हो जाएगा? विटामिन ई टेकोफेरॉल। और विटामिन के का हो जाएगा फिलोक्विनोन। क्लियर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जिरप्थेल्मिया या फिर रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेटस। और विटामिन ई की जनन क्षमता कमजोर। विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो रक्त का थक्का न जमना। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, विटामिन बी और सी जो है यह जल में घुलनशील है, और विटामिन ए, डी, ई और के, ये जो चारों विटामिन है यह किस में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील है। मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? जो होती है 46।
23 जोड़ा, सुने होंगे 23 जोड़ा। जब लड़की का बनना होता है तो लिंग निर्धारण, जैसे मान लीजिए बॉयज़ को ले लीजिए और एक तरफ गर्ल को ले लीजिए, तो बॉयज़ में होता है XY और गर्ल्स में XX। जब ट्रिपल X हो जाएगा तो लड़की उत्पन्न होगी, डबल X और इससे Y आ जाएगा तो लड़का का उत्पन्न होगा। ये भी बातें ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है। ये सब जो क्वेश्चन है ये हिंदी को हार्ड बना देता है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है, यह हो जाएगा किसकी, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में सही युग्म का अर्थ चयन कीजिए। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में सही युग्म का अर्थ चयन करिए। अर्थ मतलब वही पर्यायवाची शब्द होना चाहिए, कली भौरा, सखी भौरा, भौरा सखी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भौरा का सखी हो जाएगा। ये मुझे समझ में नहीं आया आखिर कहना क्या चाह रहा है। अली का अर्थ हो जाएगा मेरे ख्याल से भौरा और कली का होगा सखी, यही शायद हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए जो भी हो देख लीजिएगा आप लोग। घर का जोगी जोगना आन गांव का सीध लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। घर का जोगी जोगना आन गांव का सीध लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा, क्या होगा, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं होता है। ये तो सही बात है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही वाक्य का चयन करिए। आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे, ये सही दिया गया। आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे। आप जो भी काम करते उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेकर के चला करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। दफला तथा सिंहपो जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है। दफला तथा सिंहपो जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है, तो यह पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। आप लोग का स्टैटिक जी में इसे मैं करवा दूंगी। काफ़ी गर्मी पड़ने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, ये करवाया है मैंने। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, साइलेंट वैली है कहाँ, क्या केरल में है, शांत घाटी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल से ही। तुजू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है। तुजू दर्रा जो है यह मणिपुर में है। तुजू दर्रा मणिपुर में है, यह म्यांमार को जोड़ता है। मैं सही हूँ, मणिपुर में ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, म्यांमार को जोड़ता है। बोमडीला दर्रा कहाँ है, बोमडीला दर्रा, दीफू दर्रा, यांगदाप दर्रा, ये तीनों दर्रा कहाँ हैं, बोमडीला, दीफू और यांगदाप। ये तीनों जो दर्रा है यह है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, यह कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। एक है लिपुलेख दर्रा, यह कहाँ है, लिपुलेख। एक है लेखा पानी दर्रा, ये दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। लेखा पानी दर्रा जो हो जाएगा यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और लिपुलेख दर्रा हो जाएगा उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में है। माना दर्रा कहाँ है, तो उत्तराखंड। नीति दर्रा कहाँ है, तो उत्तराखंड में। जोजिला दर्रा कहाँ है, जोजिला दर्रा आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। और मैं नाम भूल रही हूँ, बहुत सारे जम्मू कश्मीर में है, 4-5 दर्रा है। जोजिला दर्रा हो गया और मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। भोरघाट दर्रा कहाँ है, भोरघाट दर्रा यह हो जाएगा मुंबई। सेनकोट दर्रा कहाँ है, सेनकोट दर्रा यह भारत का दक्षिणतम दर्रा है जो कि केरल को तमिलनाडु से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। और याद आएगा तो अगले वीडियो में बता देंगे।
भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट जो है यह बड़ा निकोबार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध तो पता होगा सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर स्थित है। इसका निर्माण 1957 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महानदी उड़ीसा। इसकी लंबाई कितनी है, तो 26 किलोमीटर है। नागार्जुन कृष्णा नदी पर है। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं। ये हमारा पृथ्वी का एक कोना निकालें। सबसे ऊपर वाला भाग को कहते हैं सियाल सीमा निफे, हाँ सियाल। बीच वाले भाग को कहते हैं सीमा, और कोने वाले भाग को कहते हैं निफे। सियाल सीमा निफे। तो यह भूपृष्ठीय वाला पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, सियाल। क्या हो जाएगा, सियाल हो जाएगा। SIAL इसको इस तरह से लिख सकते हैं। SI से हो जाएगा सिलिकॉन और AL से हो जाएगा एल्यूमिनियम। तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है सियाल वाले भूपृष्ठीय स्तर में। सीमा की बात की जाए तो यह बीच में पाई जाती है। तो सीमा से हो जाएगा SI से वही सिलिकॉन, MA से हो जाएगा मैग्नीशियम। और यहाँ क्या पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। मैग्मा पाया जाता है। निफे हो जाएगा NIFE, आई मीन निकेल और फेरस। निकेल और फेरस किस में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है कोर वाले भाग में। निफे पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी को इस अनुसार भी इससे भी बांटा गया है। ऊपर वाले भाग को कहते हैं क्रस्ट, हाँ ऊपर वाले भाग को कहते हैं क्रस्ट, और बीच वाले भाग को कहते हैं मेटल कहते हैं, और नीचे वाले भाग को कहते हैं कोर। तो कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि मेटल में कौन सा धातु पाया जाता है, तो आप लोग कह सकते हैं ये हो जाएगा सियाल, ये हो गया सीमा, ये हो गया निफे। तो मेटल में क्या पाया जाता है, SIMA कर दे, और ये हो जाएगा सिलिकॉन, और ये हो जाएगा मैग्नीशियम। आई मीन सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है मेटल वाले भाग में। ये भी नाम याद रखें, और ये भी, क्योंकि दोनों इसी का नाम है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? यह खोला था टीपू सुल्तान ने 1750 से लेकर के 1799 तक। इसका देखिए, हम याद करवाते हैं आप लोग को। आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर जो है यह 1700, टीपू सुल्तान की जन्म हुआ था 1750 ईस्वी में, और 1799 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। 1767 से लेकर के 1769 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था 1780 से 84, थोड़ा सोचना पड़ता है। 1780 से 84 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा हुआ था 1790 से 92 के बीच, और चौथा हुआ था 1799 ईस्वी में, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो समाप्त हुआ था कौन से संधि के तहत, मद्रास की संधि के तहत। दूसरा समाप्त हुआ था मंगलौर की संधि के तहत, और तीसरा जो समाप्त हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। गौर करिएगा, मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम, मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुई थी। और 1799 में टीपू सुल्तान की तो मृत्यु ही हो गई थी। क्लियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से 84 के बीच, इसी के बीच 1782 ईस्वी में हैदर अली जो कि टीपू सुल्तान का पिता था, उसी की मृत्यु हो जाती है। 1782 ईस्वी के बाद टीपू सुल्तान युद्ध को संभालना प्रारंभ कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीर कासिम हो जाएगा आपका बक्सर का युद्ध के समय। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध मीर कासिम नहीं लड़ा था, राजधानी मुंगेर को बनाया था। शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि की थी। कब? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 और 351 हो जाएगा हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। राज्य अपनी मातृभाषा का शिक्षा, यहाँ पे होना चाहिए था 350 का ए, इसका राइट आंसर होना चाहिए अनुच्छेद 350 के ए, 350 के ए। और 350 में क्या है, तो व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा 350 में है। और 339 में क्या है, तो भाषा से संबंधित कुछ विधियों अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते, इसका राइट आंसर ध्यान रखिएगा 350 का ए। नीचे एक वाक्य दिया गया है, उसमें एक कलंकित शब्द है, कलंकित शब्द का अर्थ बताया। कलंकित तो किया गया तो है नहीं, वह मनुष्य कीर्तधन है। कीर्तधन का अर्थ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एहसान फरामोश, एहसान फरामोश। नीचे लिखे वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। किसी के गुण दोषों का सम्यक रूप से विवेचन, यह हो जाएगा समालोचना, समालोचना। ऑप्शन नंबर बी। पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। पैर फैलाकर सोना यह मुहावरा है और इसका अर्थ हो जाएगा निश्चित होकर सोना, निश्चित होकर सोना। आजन्म शब्द का समास बताइए। आजन्म, इसका जो समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। आजन्म का मतलब होता है जन्म भर। आमरण, आमरण भी हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। मृत्यु तक, यथामति, मति के अनुसार, ये भी हो जाएगा अव्ययी भाव समास, समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राशि शब्द का सही अर्थ चुनिए। नीचे दिए गए राशि शब्द का सही अर्थ चुनिए। राशि, राशि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ढेर। राशि का अर्थ होता है ढेर। ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह स्थल कहाँ स्थित है? यह स्थित है कहाँ? मोहनजोदड़ो। मैंने हिस्ट्री करवाया था, उसमें भी बताया था मोहनजोदड़ो में, जो कि सबसे बड़ा अन्नागार है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ में है? तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में है, लड़काना ज़िले में है, सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज 1922 ईस्वी में किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। वही हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में है। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। बीबी लाल और बीके थापड़ कालीबंगा की खोज की थी, जो कि राजस्थान में है, पहले ही बात कर ली है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे पंजाब में स्थित है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से हवा का वेग। सिस्मोग्राफ, भूकंप। हाइग्रोमीटर, आर्द्रता। बैरोग्राफ, दाब। मिला लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? बंगाल का शेर कहा था लॉर्ड वेलेस्ली ने। 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक यह रहा था। और लॉर्ड वेलेस्ली के समय भी कुछ हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ था, सहायक संधि प्रणाली लाया गया था। अगर मैं सही हूँ तो सहायक संधि प्रणाली लाया गया था इसी के समय 1798 ईस्वी में। हस्तक्षेप की नीति और सहायक की संधि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने ही किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? पहले ही बताया था, हेंग स्वांग, हेंग स्वांग। फायान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और यह भी चीनी यात्री था। इत सिंह, सुंग सेन, ये सब चीनी यात्री हैं। कब आया था फायान, ये बताइएगा। तो 399 से 1414 ईस्वी तक भारत का भ्रमण किया था। वही 629 से 645 या फिर 644 तक हर्षवर्धन भारत रहा था। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लता त्यौहार दिया गया है। तमिलनाडु का हो जाएगा पोंगल, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। बंगाल, बंगाल का हो जाएगा आपका डोल पूर्णिमा। केरल का हो जाएगा आपका ओनम, केरल का ओनम। असम भोगाली बिहू। सरहुल तो झारखंड का होता है, सरहुल झारखंड।
मिला लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर और दिया गया ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? पृथ्वी के भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक जो तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन ही पाया जाता है। कौन सा गैस? ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसका मैंने ट्रिक बताया था, ओ सियाल फेंको ना। इसकी खोज की गई थी प्रिस्टले के द्वारा 1774 ईस्वी में। और यह वायुमंडल में अगर बात की जाए तो 20.9% ऑक्सीजन पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रिस्टले एक और नाम आता है सीले। प्रिस्टले और सीले ने इसकी खोज की थी। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है क्योंकि प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है क्योंकि कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। यहाँ से तो क्वेश्चन बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सब में क्वेश्चन आता है। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग हो जाएगा काला। सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुँचने में समय लगता है। सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 16 सेकंड या फिर 8 मिनट 20 सेकंड, लेकिन ऑप्शन में दिया गया नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। दूरदर्शी का उपयोग है। दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? तो होता है क्लोरीन। इसका परमाणु संख्या 17 होता है। नेक्स्ट है सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है जिससे निम्नलिखित का मापन होता है। सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है जिससे निम्नलिखित का मापन होता है। दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी। ऑप्शन नंबर सी। सेक्सटेंट इसकी खोज की थी 1730 ईस्वी में जॉन हैंडले और थॉमस गोडफ्रे नामक वैज्ञानिक ने। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78। सॉर्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई? चीन से। चीन से ही सब बीमारियाँ स्टार्ट होता है। मजाक था। हाइड्रोजन आवरण निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन आवरण HF से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है और इसकी खोज हेनरी क्वेडिश ने किया था। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 108 सेंटीमीटर। 10 के पावर -8 सेंटीमीटर होता है। तरंगदैर्ध्य का मात्रक है एंगस्ट्रम। 108 सेंटीमीटर नहीं कर सकते हैं। 10 के पावर -8 सेंटीमीटर ये होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कोष्ठ ताप पर द्रव है? हाइड्रोकार्बन कोष्ठ ताप पर द्रव है तो हो जाएगा पेंटेन। एसिटिलीन अविलेय है। एसिटिलीन जल में अविलेय है। ऑप्शन नंबर सी। इसका अनुसूत्र होता है C2H2। क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन में प्रविष्ट होता है कि एमीन कार्बाइलमीन अभिक्रिया देने लगे? प्राथमिक। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक। ग्लाइकॉल का स्वाद होता है ग्लाइकॉल इसका स्वाद होता है मीठा। ग्लाइकॉल की उत्पत्ति किसी हाइड्रोकार्बन के 2 हाइड्रोजन परमाणु के 2 हाइड्रोक्सिल समूहों से प्रतिस्थापित करके हो सकता है। ऑक्सीकरण पर ग्लाइकॉल देता है तो उपरोक्त में सभी ऑक्जेलिक अम्ल, ग्लाइकॉक्स और ग्लाइकोलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी। एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र C3H6O हो सकता है। एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र C3H6O है, यह क्या हो सकता है? यह उपरोक्त में सभी हो सकता है। एक असाध्य अल्कोहल, एक कीटोन, एक अल्डिहाइड। क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचा करते हैं। यह उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है? यह बचाता है किसके कारण से? संवेग संरक्षण के कारण से। संवेग संरक्षण के कारण से। ऑप्शन नंबर बी। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के पास लगाया जाता है। देखे होंगे फ्रीजर को हमेशा फ्रिज के ऊपर में लगाया जाता है, रेफ्रिजरेटर के ऊपर वाले भाग में लगाया जाता है। ऐसा क्यों? इसे तब तक संपीड़न से दूर रखने के लिए जो कि तल के पास होता है। सुविधा के कारण, इसलिए कि यह संवहन धाराएं व्यवस्थित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके।
उपयुक्त में से सभी सत्य दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, पायरिया निम्नलिखित अंग का रोग है। पायरिया जो है यह किसका है, पता होगा, मसूढ़ा का। मसूढ़ा का हो जाएगा, बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है पायरिया। नेक्स्ट है, पानी की टैंक में बर्फ की एक गेंद तैरती है, जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी का स्तर क्या होगा, अपरिवर्तित रहता है। परिवर्तित नहीं होता। पीसा की झुकी हुई मीनार लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरती है, तो मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है। फेइंग विलियन परीक्षण निम्नलिखित के लिए उपयुक्त हो सकता है। फेइंग विलियन परीक्षण निम्नलिखित के लिए उपयुक्त हो सकता है। एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतृप्त है, इनमें से कोई नहीं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था, पता होगा, लिथुगो था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यह बने थे 3 बार बने थे। कब, तो एक तो याद होगा 1929 लाहौर, दूसरा 1936 लखनऊ और तीसरा फैजपुर। 1937 में हुआ था फैजपुर, उसका अध्यक्षता किया था। और आज़ादी के बाद भी रहे थे 1951 दिल्ली, 1953 हैदराबाद और 1954 कल्याणी में। बौद्ध साहित्य लिखा गया है, बौद्ध साहित्य जो लिखा गया है या पाली में लिखा गया है, पाली में। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न से संबंधित है। राष्ट्रकूटों का। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे, आगे बात कर लिए हैं, हर्षवर्धन। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, ये भी पता होगा। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का ही है। राज्यसभा का सभापति है, राज्यसभा का सभापति जो होता है लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। 99 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। राज्यसभा का सभापति का चुनाव संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति से तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के बारे में बताना था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अंग्रेजी में अनुवाद जो किया था यह किया था चार्ल्स विल्किंसन ने 1784 ईस्वी में। 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। कितना क्वेश्चन आप लोगों को सही हुआ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपकी इच्छा हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर ये सही लगा तो इसे लाइक करेंगे, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे मैंने सब्सक्राइब बोलना छोड़ दिया है, अगर आपकी इच्छा है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, इसे शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।